वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज के बाजार जापान बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अगर हम बाजारों की बात करें तो आज गैप गैप डाउन तो नहीं कहेंगे, थोड़ा बहुत नीचे बाजार खुले थे, लेकिन उसके बाद उभरने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस समय हरा निशान है, लेकिन कुछ क्षणों में हम लाल निशान में देख रहे हैं। सो क्वाइट अ वोलेटाइल मार्केट आज। सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी भी है, तो उसके चलते हुए जो वोलेटाइल मूव्स जो है मार्केट में बिल्कुल देखने को मिल रही है। मार्केट ऐसा हो गया ना कि इंट्राडे में ही एक शार्प डाउन मूव आता है और इंट्राडे में ही एक शार्प रिकवरी आती है। कुछ समझ नहीं आता, ट्रेडर भी फंसते हैं, इन्वेस्टर तो लंबे लंबे समय से फंसे ही हुए हैं। सो पेशेंस जो है हमारी टेस्ट हो रही है। कुछ अच्छी खबरें हैं, कुछ खराब खबरें हैं। खराब खबर ये है कि मिडिल ईस्ट से कुछ सुनने को नहीं मिल रहा है। ईरान ने जो है वो अपने अटैक्स ऑन मिडिल ईस्ट अदर कंट्रीज वो फेस कर दी है। ट्रम्प साहब अभी भी बोल रहे हैं कि नेगोशिएशंस जो है दे आर स्टिल ऑन, बट अभी ऐसा कुछ नहीं को नहीं मिल रहा। क्रूड ऑयल जो है वो 95-97 डॉलर के आसपास इस समय कामकाज कर रहा है। रुपए में कल थोड़ी बहुत वीकनेस थी, आज थोड़ी बहुत मजबूती है। तो लेकिन ये मजबूती कितनी देर तक रहेगी ये देखना बाकी है। कल आरबीआई की पॉलिसी है, जहां पे हमको कमेंट्री पे ध्यान देना होगा कि वहां पे एक तो फ्यूचर आउटलुक क्या है ग्रोथ को लेके, इन्फ्लेशन के नंबर्स कैसे हैं, और साथ में ही करेंसी को प्रोटेक्ट करने के लिए डाउनसाइड और बचाने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे आरबीआई की तरफ से, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एक कदम जो सरकार उठा रही है वो ये है कि एफआई इन्वेस्टमेंट जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में उनको एग्जेम्प्ट किया जाएगा टैक्सेस से, और ये ऑर्डिनेंस के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाएगा जितनी जल्द हो सकता है। अभी आपको बता दें कि 20% विद होल्डिंग टैक्स है और 12.5% कैपिटल गेन टैक्स जो है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर लगता है। तो टैक्स की तो भरमार है ही। हम ये भी सोच रहे थे कि कल के कैबिनेट में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल टैक्स को लेके फॉर एफआईआई कुछ बदलाव आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। सोच विचार चल रहा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। निफ्टी एक दायरे में फंसा हुआ है, उठापटक देखने को मिल रही है। इस बाजार में आपको क्या करना है? कंफ्यूजन तो बहुत है, हमें भी कंफ्यूजन है, जो हमारे गेस्ट है उन्हें भी कंफ्यूजन। उनसे ही पूछते हैं कि आप आगे ऐसे बाजार में क्या करना चाहिए। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मिस्टर क्षितिज महाजन, को फाउंडर कंप्लीट सर्कल कैपिटल, एंड मिस्टर सचिन सरवदे, ही इज अ मार्केट एक्सपर्ट। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर क्षितिज। क्षितिज, यू ऑलवेज पॉजिटिव ऑन मार्केट्स, एंड पिछले 4-5 सालों से जब से मैं आपसे हमेशा इंटरेक्ट करती हूँ तो आप हमेशा बोलते हैं इंडिया इज अ स्टोरी टू बी इन, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। इंडिया स्टोरी अगले 5 साल 10 साल में देखिए। वो तो ठीक है क्षितिज, लेकिन अगर हम 5 साल पुराना ये पोर्टफोलियो देखते हैं तो उसकी तो हालत खराब है। Good afternoon, Gitu. Good afternoon, Sachin. No, I agree with you. पिछले 15-16 महीने से स्पेशली markets have हम्म, been not been really good for investors. तो let's go back to October 2024 जहाँ पे we touched our last all time high, जो एक बार अभी पीछे भी आया था, 26,400 के आसपास निफ्टी था आपका। हम्म, Valuations were obnoxious. There was not really any earnings, हम्म, numbers जो कोट हो रहे थे, एंड वी वर ट्रेडिंग ऑन निफ्टी बेसिस जहाँ पे बैंक्स इतना नहीं किए थे, वहां पे 26-27 के ट्रिलियन पी पे थे हम। जी। एंड विजर्स प्लीज अंडरस्टैंड, जो एफ आई है वो इंडिया में आता है एमएससी इंडेक्स में, तब हमारा वेटेज बढ़ के 15-16 हो गया था, अभी जो 12% है। तो हम्म, जब वो एफ आई इंडिया में इन्वेस्ट करते तो बाकी इमर्जिंग इकोनॉमीज में भी इन्वेस्ट करता है। वहां पे हम्म, विजर्स बाकी कंट्रीज, अगर मैं चार हम्म, कंट्रीज की बात करूं, ताइवान, हम्म, जापान, कोरिया, साउथ कोरिया हम्म, एंड चाइना। हम्म, China was at 8 trailing P, Korea was at 10 trailing P, Taiwan was at 11 trailing P। मैं हम्म, ये तो अभी एक साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, उस समय तो और कम था। सो प्लीज जी। अंडरस्टैंड, उनको देखा अपॉर्चुनिटी वहां ज्यादा है। उस समय हम्म, इनोवेशन में एआई, एलएलएम प्लेटफॉर्म्स, डेटा सेंटर्स की बात हो रही थी। हम्म, सरप्राइजिंगली हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेस हाउसेज में मैंने कहीं पे भी कोई इनोवेशन होता नहीं देखा है। वी जस्ट रेप्लिकेटिंग। अब already करेक्ट। there is so much of supply on paint side or cement side or cable हम्म, side, or हम्म, let's say I've recently heard some big marketing names are coming on the wealth management space also. So my हम्म, point is I have not seen. So I think first thing, government has to make ease of doing business really to that name, उसको हम्म, एक्चुअली में ease करना पड़ेगा, so that हम्म, they don't have to go single window clearance होना चाहिए जहाँ पे आपको जो काम करना करे। तैवान की अगर जी। आप स्टोरी देखते हैं ना गीतू, एंड मैं एक हम्म, मिनट स्पेंड करूंगा, और हम्म, तैवान छोटा सा एक आइलैंड है, हम्म, उसमें उन्होंने हर चीज एक्सेसिबल रखी है आसपास। रेयर अर्थ है, चिप्स हम्म, की कल को वेफर जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं,
वहाँ पे सप्लाई साइड पे है, पैकेजिंग वाले भी वहीं पे हैं आपके, डिस्ट्रीब्यूशन वाले भी वहीं पे हैं आपके। सो आई एम सेइंग कोई भी चीज़ अगर लेट्स से कोई चीज़ हॉल्ट होती है, द एक्सेसिबिलिटी इज विद इन 20 मिनट्स, यू कैन डू दैट, यू कैन फिक्स इट। आप अगर आप यहाँ पे लॉजिस्टिकली चीजें पास नहीं रखोगे, जिसको हम एक टाइम पे, आपको याद हो कांग्रेस थी जब, तो SEZ आए थे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। करेक्ट। कभी वो वहां से ऊपर गए ही नहीं, वो नाम के रहे स्पेशल इकोनॉमिक जोन। जो जोन्स का मतलब सेम चीज आज चाइना ने रेप्लिकेट की है। गोंजो में कुछ होता है, किसी और एरिया में कुछ होता है, कहीं पे सिर्फ बैग्स ही बन रहे हैं, कहीं सिर्फ चिप्स ही बन रहे हैं। सो यू हैव डिमार्केटेड एरियाज। तो इंडिया में पहले तो वो जरूरी है। फर्स्ट, गवर्नमेंट हैज टू मेक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सेकंड, बिजनेस हाउसेज व्हिच आर बिग, दे नीड टू इनोवेट। उनको नई चीजें इनोवेट करनी पड़ेगी। वी यू कांट जस्ट बी बिहाइंड द कर्व कि मैं कुछ और करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता। तो आई एम सेइंग AI पूरा रैली हम मिस कर गए। डेटा सेंटर्स, आज वी कंज्यूम 21-22% ऑफ ग्लोबल डेटा, बट हमारे पास डेटा सेंटर 3% है। अब डेटा सेंटर का इकोसिस्टम कितना अच्छा है। आपको डेटा सेंटर्स की कंपनी में आप बोल रहे हो कि मैं रियल प्ले में मेरे पास 2-3 कंपनियां हैं, बट देन यू नीड वाटर, यू नीड EPCs कंपनीज, यू नीड चिप मैन्युफैक्चरर, यू नीड cables, you need air conditioning, you need semiconductors, you need batteries, you need coolant। मतलब आप पूरा डेटा सेंटर प्ले कर सकते हैं। सो आपको आज 15% की GDP से ग्रो कर रहा है वियतनाम, कोरिया भी यही आपका 14-15 पे खड़ा होगा। आज देखिए उनकी कंपनियां, दो कंपनियां ही पूरा इंडेक्स को लेके जा रही हैं, द वे दे आर मल्टीप्लाइंग। बट आई एम सेइंग बिकॉज दे आर इन लाइन विद व्हाट द वर्ल्ड इज रिक्वायरिंग, और आप वो कर सकते हो। आपके पास आज हेड काउंट्स हैं, आपकी एवरेज 31 है। सो आई एम सेइंग इंडिया के पास आज भी वो स्कोप है। बट रन ऑफ द मिल अगर आप सिमिलर चीजें करते रहेंगे ना, तो मे बी आप 7-8% में या मे बी 6-7% में फंसे रहेंगे। आप वो 8-9% का बैरियर तोड़ना चाहते हो, जॉब क्रिएट करना चाहते हो, दिस इज अ टाइम जब ब्लू कॉलर जॉब ज्यादा चाहिए आपको, बिकॉज आपके पास यू कैन स्किल द लेबर एंड आपके पास यंग कंट्री है। तो आप फ्रीबी के कल्चर से भी बाहर निकलोगे। सो आई थिंक पूरा गैमेट जो है वो टोटल इस समय एंटी इंडिया हुआ, बिकॉज वन, यस वी वर हाई वैल्यूएशन, पैसा निकलना शुरू हुआ। टू, यस देवर बेटर अपॉर्चुनिटीज एंड न्यू एज बिजनेसेस जहां पे कम जो आप इंडिया ने मिस किया। थ्री, rather than attracting capital, we increased our capital gain part also. So I'm saying ये सब negative play हुआ. What now I feel in next week you'll see a lot of changes with regard to capital gain, as well as you said, on the fixed income side also. Stay positive. सचिन जी, आपने कहा था कि मार्केट गैप फिल करने आएगी, थोड़ा समय लग गया लेकिन जरूर आया, और आपकी गैप जो थी वहीं पर फिल करते हुए एक अच्छा बाउंस बैक दिखा रहा है। अब गैप फिल हो गई ना, अब तो हम नीचे नहीं जा रहे वापस। तो देखो अभी क्या होता है कि जैसे गैप फिल, वन ऑफ द पैरामीटर जो था वो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कल। ऑफ कोर्स मैंने जैसे हमारे प्रीवियस जो हमारा डिस्कशन भी हुआ था उसमें मैंने कहा था कि 1 मिनट के चार्ट में भी जैसे ही जो रिएक्शन हमने कल देखा, जैसे ही गैप फिल हुआ तुरंत लिक्विडिटी ग्रैब करके वहां से इतना फास्ट मूवमेंट है कि आई थिंक अगर कोई उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं था तो वो कैच भी नहीं कर पाता। तो ये एक चीज है, ये एक अच्छा रिएक्शन कल हमको देखने मिला है। बट क्या होता है ना कि ऐसा जरूरी नहीं है कि मार्केट ने कल जो दिखाया है वो पूरी पिक्चर है। हो सकता है ये छोटा सा ट्रेलर है, मार्केट और भी नीचे आ सकता है लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए। क्योंकि ओवरऑल अगर मैं वीकली चार्ट्स को देखूं तो वीकली चार्ट्स अभी भी काफी बेरिश ही दिखा रहे हैं। तो अभी भी जो क्लैरिटी नहीं आ रही है कि जो नीचे से बाउंस आ रहा है वो कुछ फंडामेंटल रीजन से आ रहा है या ये टेक्निकल बाउंस है। अगर टेक्निकल बाउंस है तो ये टेक्निकल बाउंस रुक जाएगा 23,600-700 के रेंज में। एंड अगेन हमें 23,000 और 24,000 ये बड़े रेंज में ही काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा डाउनसाइड या बहुत बड़ा अपसाइड मैं नहीं देख रहा हूँ दोनों ही जगह पे। इनकेस 23 ब्रेक भी होता है तो नीचे में मल्टीपल सपोर्ट है, मतलब 22,800 है, 22,700 है, 22,900 है। तो बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं देखते हुए अपसाइड में भी 24 अगर ब्रेक होता है तो अगेन 22, 24,100, 24,200, 24,300, ये ऊपर में 300 नीचे में 300। मतलब ये खाली क्या करेंगे, मुझे लगता है स्पाइक्स या लिक्विडिटी ग्रैब जैसा जो चीजें हैं वो होती है। एंड ये एक्सट्रीम केसेस ही होंगे। जब तक कोई ठोस बोलते ना वजह नहीं मिलेगी मार्केट को, तब तक तो मार्केट टेक्निकल रेंज के अंदर ही रहेगा। रेंज प्ले कर सकते हैं ऑफकोर्स, क्योंकि देखो क्या हो रहा है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो अभी भी इंडेक्स को इग्नोर करके अपना ऑल टाइम हाई पे जा रहे हैं। तो फिर उसमें हमको मतलब स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट देख के वहां पे खेलना ज्यादा बेटर है।
इंस्टेड ऑफ कि हम लोग इंडेक्स देखें, क्योंकि आप देख रहे हो कि इंडेक्स मैनेज भी काफी हो रहा है। एक दिन जी आईटी चला दिया है, फिर दूसरे दिन पूरा आईटी गिरा दिया, फिर कभी ऑटो करेक्ट। चला दिया, ऑटो ऑटो के कुछ नंबर्स आएंगे तो उसको चला देंगे, फिर दूसरे दिन वो वापस से गायब कर देंगे। तो यही चीजें हमको यहाँ पे यही देखना भी ये रहेगा कि एक एक दिन के जो इंडेक्स मैनेजमेंट है उसमें हमें फंसना नहीं है। उसके अलावा और भी बहुत सारे जो मिड कैप स्टॉक्स है, जो स्मॉल कैप स्टॉक्स है ना, काफी अच्छा रनअप आ रहा है। जैसे हमने हमने हमेशा बात किया पीएसयू बैंक से। अभी जी देखो आपकी पीएसयू बैंक बराबर वहीं से जहाँ से हम लोग डिमांड देख रहे थे, वहीं से डिमांड भी आ गया है। तो जैसे यूनियन बैंक हम लोग हमेशा भी बोलते हैं कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक्स है, उसमें आप एंट्री कर सकते हो। फिर ओके। इंडियन बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, जेएनके बैंक है। तो ये सारे शेयर्स जो है इनके अभी भी ट्रेंड अप है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड, शॉर्ट टर्म ट्रेंड, मीडियम टर्म ट्रेंड, तीनों ही अप है। तो इनमें आप निवेश कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे नजर आ रही है। एंड बीच बीच में मैं बताते रहूंगा और कौन से स्टॉक्स है जो आप एंट्री करने हैं, तो उसमें आप एंट्री भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी आप भी आज थोड़े बहुत ऑप्टिमिस्टिक लग रहे हैं, सो आई हैव टू ऑप्टिमिस्टिक today with me on the show. So क्षितिज, बैंकिंग स्पेस की सचिन जी ने बात की, तो बैंकिंग की ही बात करते हैं। बैंकिंग अगर हम पिछले कुछ हफ्तों में देखें, देवर अंडर परफॉर्मिंग, इंडेक्स की बात करती हूँ, लेकिन पिछले 2-3 सेशन से अगर कुछ मार्केट को सपोर्ट कर रहा है तो बैंकिंग इंडेक्स ही है जो सपोर्ट कर रहा है। आईटी बीच में आया था लेकिन वो फिजल आउट हो गया द वेरी नेक्स्ट डे। आज भी बैंकिंग सपोर्ट कर रहा है और कल आरबीआई की पॉलिसी भी है। तो आरबीआई की पॉलिसी से आपकी क्या उम्मीदें हैं? इंटरेस्ट रेट हाइक की बातें भी चल रही है to support rupee, and some other announcements भी हो सकती है as far as the inflation and rupee depreciation is concerned. So banking space ahead of the RBI policy, आपको कैसा लगता है? So first of all, answering your question about what sectors are supporting, I think these HFTs are playing with us. So मुझे नहीं लग रहा कोई अर्निंग के कारण आपको सपोर्ट मिल रहा है, कुछ मिल रहा है. The way they are leveraging their positions, and उनके लिए वो बहुत आसान है करना. So these traders are just playing with us. There was no reason for all the tech stocks to be up day before yesterday, 8-10%. और कल आपने दोबारा उनको, तो आपको लेके आते हैं वो, चाहे वो डोमेस्टिक, एंड सचिन बिल्कुल सही बोल रहा है. सचिन और हमारे से, मतलब अगर ट्रेडर्स इंडिया में होंगे, कुछ वॉल्यूम्स में करेंगे, वो बिलियन ऑफ डॉलर्स का कर रहे हैं काम. तो उसमें आप यू कांट टेक अ स्टैंड. So there's no clarity which will come, because unless until you make it that boss, you can't do this with India. तो वो आपको या तो रेगुलेशन लेके आनी है, या आपको डोमेस्टिक बाइंग 3-4 दिन इतनी सॉलिड करनी है, 25-30 हजार करोड़ की, उनको जब तक आप नुकसान नहीं दोगे ना, तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे. आई एम वेरी क्लियर. सो एंड दीज आर एल्गो बेस्ड ट्रेड्स, आप कुछ करें तो जिस तरह से ट्रिगर हो रहे हैं. एक फेयर जरूर है जो इन सब के लिए है, जो इंडिया के लिए या कॉमन आदमी के लिए पॉजिटिव है. द कॉस्ट ऑफ एआई इज टू मच. तो इंडिविजुअल की कॉस्ट अगर आप हायर कर रहे हो, उससे ज्यादा की कॉस्ट अगर एआई की हो रही है, तो बंदा सोचेगा वही काम मैं इंडिविजुअल से करा लेता. सो आज मोस्ट ऑफ दीज बिग कंपनीज आर डन विद देयर बजट्स फॉर द एंटायर ईयर, जबकि मई खत्म हुआ है उनका, तो जनवरी से दिसंबर होता है ग्लोबल कंपनीज का. सो आई थिंक बैंकिंग स्टॉक्स, दीज बिग नेम्स, मुझे कुछ ज्यादा कुछ होता दिखता नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ आरबीआई की पॉलिसी हो या नहीं हो. द रीजन इज, अगर आपने कुछ भी इनोवेट नहीं करा, then it'll be very difficult. So मैं आपको एक हमारा इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी बताता हूँ. वी वर्क ऑन इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी कॉल माइल्स, MILES. आपको पता है मैं मैराथनर हूँ, तो गुरमीत ने मेरे रन्स के ऊपर ही उसका स्ट्रेटजी का नाम ही माइल्स में कर दिया सारा का सारा. M is for margin of safety and expansion, I is for innovation in the business, L is for the learning mindset of the promoter. Any big company, जेफ हो, आपके बफेट साहब हो, एलन हो, कोई भी हो, बिकॉज उनका लर्निंग माइंडसेट था, तभी कंपनी इतनी बड़ी बनी. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एथिक्स. यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज फिल्टर आउट हो जाती हैं, एंड ऐसे स्कोप ऑफ ग्रोथ. सो व्हेन यू फिल्टर थ्रू दिस फ्रेमवर्क, देन यू कम. बट इसमें दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इनोवेशन एंड लर्निंग माइंडसेट. इफ यू नॉट इनोवेट एज ए कंट्री, सो हमारी बैंकिंग में क्या, अभी पेटीएम की जरूरत ही नहीं थी इस कंट्री को. आपको याद हो डिजी पेमेंट, माधवन ऐड करते थे एयरटेल की, अगर आपको याद हो, ये बिल पे कर दे. एयरटेल वेंचर इनटू अफ्रीका एंड दे एक्वायर्ड ज़ेन, एंड वो सब में बिजी हो गया, बट अदरवाइज एयरटेल वाज वे अहेड ऑफ टाइम. सो आई एम नॉट सेइंग पेटीएम हैज डन वेल, मैं पेटीएम खुद यूज करता हूँ, एंड देयर इज नो स्टॉक रिकमेंडेशन, इट इज जस्ट दैट हम एग्जांपल ले रहे हैं. सो आई एम सेइंग पॉइंट इज, unless you not innovate in the business or all this banking, I have not seen any innovation in our banking infrastructure. मैंने तो कोई innovation देखा नहीं है. तो ऐसा innovation आया हो, everybody wants to do the same thing जो the other person is doing, because there's a lot of scope, there's a lot of scope.
वो हर कोई बोल रहा है कद्दू कटेगा सब में बटेगा, अरे कद्दू का साइज भी एक लिमिटेड है ना, मार्केट चलेगा तभी तो वेल्थ का काम भी बढ़ेगा, सब चीजें होंगी। बट आई एम सेइंग इफ करेक्ट। यू आर नॉट इनोवेटिंग, अभी कोई डिजी कॉइन कुछ अगर आ गया, आरबीआई का कुछ सोल्यूशन आ गया, तो यू सी यूपीआई पेमेंट्स में देखो आप, फोन पे, गूगल पे एंड पेटीएम कितना आ गए, ये लोग आ गए कल को वो दे, आई थिंक वो कुछ परसेंटेज पे कुछ फ्री, आपकी जैसे डेबिट कार्ड आपको याद हो, पहले फ्री था सारा, फिर 4 ट्रांजेक्शन फ्री हो गई, तो वो कुछ ना कुछ इनोवेशन, सॉरी कुछ ना कुछ रेगुलेशन आएगा ही आएगा। सो मुझे ऐसा कुछ बैंकिंग सेक्टर में होता नहीं दिखता है, बिकॉज उनके ट्रेजरी। तो आप आपके आपके पोर्टफोलियो में वेटेज क्या है बैंकिंग का इस समय? हमारे पास डीएफएसआई का वेटेज 27-28% है, जिसमें इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, आपका आरटीए, कैपिटल मार्केट्स। आरटीएस, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। सो बैंक्स अगर आप मेरे से पूछते हैं, ओवरऑल हमारे पास 6-7% है बैंक्स हमारे पास। ओके। सो क्योंकि एक दूसरा ये है कि ना, उनका ट्रेजरी गेन्स भी इस समय ज्यादा नहीं है। आप करेक्ट देखिए, करेक्ट। जिसे ऑन एन एवरेज एसएलआर में प्राइवेट बैंक भी 22-23% होल्ड करते हैं, तो वो ट्रेजरी गेन्स भी नहीं है। सो आई थिंक आरबीआई पॉलिसी में कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, ना रेट कट आएगा ना रेट इंक्रीज आएगा। आई डोंट सी एनीथिंग हैपनिंग मेजर। कुछ अनाउंसमेंट विद रिगार्ड टू एफआई अगर एफपीआई आती है, वो कल आरबीआई पॉलिसी में भी अनाउंस हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, दैट कैन बी अ ट्रिगर। दूसरा, अगर ये कुछ एफआई के लिए ईज करते हैं तो काफी बैंक्स को डॉलर इनकम भी गेन होगा, क्योंकि गिफ्ट सिटी के थ्रू जी होगा। तो मे भी हो सकता है जो कंट्री, जो बैंक्स आपके ज्यादा फॉरेन सेंट्रिक है, वहां पे कुछ बेनिफिट आए। दैट्स व्हाट आई, माय कंक्लूजन।